हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमन सिंह है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पूरी स्कूलिंग यूपी के अमेठी जनपद के गौरीगंज से ही हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है और प्रेजेंट टाइम में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हिंदू कॉलेज से एमए कर रहा हूँ हिंदी साहित्य में। अभी जो हाल ही में यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें 2 सेशन को मर्ज किया गया था, दिसंबर 2020 एंड जून 2021। उसी के परीक्षा के परिणाम स्वरूप मेरा जेआरएफ में चयन हुआ है। ये मेरा पहला प्रयास था और इसके लिए मैंने कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। ये तो रहा मेरा औपचारिक परिचय। अब बात करें परीक्षा के प्रारूप की, तो इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पेपर 1 100 अंकों का होता है, वहीं पेपर 2 200 अंकों का होता है। 200 अंकों का होता है। पूरा पेपर 300 अंकों का होता है। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस दौरान मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पेपर 1 पेपर 2 की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए, एक तो इसका 33% वेटेज है। ये तो एक, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर 1 पेपर 2 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक रीज़न तो ये था कि इसका 33% वेटेज है पूरे एग्ज़ाम में। दूसरा ये कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो कई सारे अपने समकक्ष मित्रों से मैंने बात किया तो उसमें एक चीज़ कॉमन निकल कर के आई कि पेपर 1 में सभी लोग समान रूप से डरे हुए हैं। तो उस वक्त मैं फिर डिसाइड किया कि पेपर 1 पे मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए। और एक तीसरा रीज़न ये भी था मेरा पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करने के पीछे कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं अपने पेपर 2 यानी सब्जेक्ट पे काफ़ी गहराई से और विस्तार पूर्वक मैं अपने सब्जेक्ट को बाय हार्ट किया था। तो एक मेरा आधार पहले से तैयार हो चुका था अपने सब्जेक्ट हिंदी के लिए। तो और पेपर 1 मेरे लिए बिल्कुल नया था। इससे पहले मैं पेपर 1 के बारे में कहीं भी थोड़ा भी नहीं पढ़ा था और नई चीज़ें मुझे हमेशा से आकर्षित करती हैं। तो इस वजह से भी मैं डिसाइड किया कि पेपर 1 पे ज़्यादा टाइम देना है। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पेपर 1 से ही। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 अंकों के, और इसमें 10 टॉपिक होते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन 10 टॉपिक्स में से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। तो किसी एक सोर्स से पेपर 1 की पूरी तैयारी ठीक ढंग से कर पाना लगभग मुश्किल है। इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो जो मेरे सोर्सेज थे उनमें कुछ यूट्यूब से मैं वीडियो देखता था, जैसे कि भरत सर के क्लासेस के, और दूसरा मैं दृष्टि की एक किताब लिया था, और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करता रहता था। और पेपर 1 में ठीक ढंग से स्कोर करने के लिए जिस एक मंत्रा पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था वो है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। दरअसल प्रैक्टिस आपको ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में परफेक्ट बना देगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपके इम्परफेक्शन को कम ज़रूर करेगा।
और आपके एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाएगा। और जितना ही ज़्यादा आपका इम्परफेक्शन रिड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं पर डे एक मॉक टेस्ट लगाता था पेपर 1 के लिए। और इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जैसे ये हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, आईसीटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इसके लिए आप बहुत ही कंसाइज्ड वे में एक नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप रैपिडली उसका रिवीजन कर पाएँ। तो ये तो रही पेपर 1 की बात। तो अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 सब्जेक्ट बेस्ड होता है और मेरा सब्जेक्ट हिंदी था। इसके लिए जो मेरी बुक लिस्ट थी उसमें दृष्टि पब्लिकेशन की एक किताब थी और उसके अलावा एक कॉमन किताब सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की थी। दरअसल मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में हेल्पफुल तो है ही, साथ ही साथ ये कई सारे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को पूरी तरीके से घोल कर पी जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके एक एक पेज का एक एक अक्षर इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर डॉक्टर नामवर सिंह का कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इन सबको अपने परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो रही मेरी बुक लिस्ट। अब उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि पेपर की तैयारी के दौरान नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखिए, नोट्स बनाने में मेरा खुद का काफ़ी ज़्यादा विश्वास रहता है, मैं खुद कई सारे नोट्स बनाते रहता हूँ, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था। बस मैं एक 30 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया था जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और कुछ कथन, उद्धरण और कहानी उपन्यासों के पात्रों के नाम मैं लिख लिया था, जिसको रोज़ मैं रात में सोने से पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लेता था। दरअसल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मल्टीपल टाइम्स अगर जब तक आप मगअप ना करें तब तक एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना आवश्यक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। दरअसल एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। यूजीसी की परीक्षा एनटीए लेती है और कई सारे विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एनटीए ही लेती है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें समय काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में समय कई बार देखा गया कि कम पड़ जाता है, इस वजह से प्रश्न छूट जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी अलग है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो इसके लिए आपको समय प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा। दरअसल आपको एक गिवन टाइम में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करना रहता है। तो जो मेरा अप्रोच था, मैंने पेपर 2 से शुरुआत किया था और मेरा मानना था कि पेपर 2 पर मेरा कमांड ठीक ठाक था, तो मुझे लगा था कि मैं इसको जल्दी सॉल्व कर लूँगा और समय का एक बड़ा हिस्सा मैं बचा करके पेपर 1 के लिए रख लूँगा, क्योंकि पेपर 1 के लिए आपको समय काफ़ी देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, पैसेज से आते हैं और ये सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आपको इस समय बचाने से करके रखना ही पड़ेगा। ये तो मेरा अप्रोच रहा। आप समय प्रबंधन के लिए आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। तो आपको पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और अगर छूटता भी है तो आप तुक्का लगा कर आ जाइए, लेकिन तुक्का ऐसे नहीं लगाना है कि जय माता दी, जय माता देवी। तुक्का आपको एकदम संतुलित दिमाग से लगाना है। दरअसल तुक्का आपके पूर्व ज्ञान का संचित परिणाम होता है, जो कि आप एक अपने अंतः प्रज्ञा इंट्यूशन बेस्ड पर लगाते हैं। और आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि ऑप्शन
पढ़ने के बाद जो ऑप्शन दिमाग में पहले क्लिक होता है 99% वही ऑप्शन सही होता है। तो आप तुक्का लगा कर आइए, चाहे कैसे भी करिए, लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ कर नहीं आना है। अब आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा कि नेट जेआरएफ की परीक्षा खुद में काफ़ी टाइम टेकिंग है, पूरे 1 साल लग जाते हैं। और अगर दुर्भाग्य से आपका पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हुआ तो फिर जेआरएफ तक पहुंचने के लिए 2-3 साल फिर कहीं नहीं गया, वो लगना ही लगना है। और ऐसा कई बार देखा गया कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले कई सारे स्टूडेंट अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसे में शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि खुद के निजी जीवन को संतुलित कर पाना कभी कभी मुश्किल लगने लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि खुद को मोटिवेट रखना है। कोई ना कोई एक ऐसी वजह होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करती रहे। अब मेरा ये था कि मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपने अभी गांव नहीं गया हूँ, और पिछले लास्ट दिसंबर 2020 में मैं लास्ट टाइम माँ से मिला था। तो इस बार मैंने डिसाइड कर रखा था कि इस बार मैं बिना कुछ लिए खाली हाथ गांव नहीं जाऊंगा। तो ये था जो मुझको मोटिवेट करते रहता था। तो नवाज़ देवबंदी का एक शेर है कि वहाँ कैसे कोई दिया जले जहाँ दूर तक हवा न हो, उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता न हो। तो आप सभी को अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक खास होना चाहिए जिसे आप अपने हाल दिल बीच बीच में सुनाते रहें, और स्ट्रेस काफ़ी हद तक इससे कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, बीच बीच में अपने लिए समय निकाल सकते हैं इस पूरे बिजी शेड्यूल में। तो मेरा जैसे कि पैसन है कुकिंग करना, क्रिकेट खेलना या राइटिंग करना, तो मैं बीच बीच में इसके लिए अपना समय निकाल लेता हूँ। अब जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे आप लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो इससे खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है कि अब आगे क्या। तो इस बीच में जैसे कि आप क्रिकेट खेलने गए, कोई मैच जीते, 2-3 मैच जीते, या लंबे लंबे हिट्स लगाए, बाउंड्रीज लगाई, तो इससे होता क्या है कि आदमी को अच्छा फील होता है। और तैयारी के दौरान हमें अपने आप को बीच बीच में अच्छा फील करवाते रहना चाहिए। इससे आपका जो मेन गोल है वो, उसके लिए आपकी निरंतरता बनी रहती है, उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी के दौरान। और साथ ही साथ अंतिम में मैं डीकेटी दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया जहाँ से मैं अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पूरे जेआरएफ की यात्रा को आप लोगों के साथ साझा कर पाया। तो इसलिए डीकेटी प्लेटफॉर्म को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। थैंक यू।